नमस्कार दोस्तों एक ऐसा गुरु या एक ऐसा दार्शनिक है जिसके रहन सहन से, जिसके हाव भाव से वो दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखता था, जिसे अक्सर लोग अमीरों का गुरु कहते हैं। और ऐसा गुरु था वो जिसको महंगी महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां रखने का शौक था। वो सिर्फ पॉपुलर इंडिया के अंदर ही नहीं थे, इतने पॉपुलर थे कि अमेरिका के अंदर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने 65,000 एकड़ जमीन उनको दे दी और वहां आकर उनको रहने के लिए आमंत्रित किया। आप इस बात से अनुमान लगा सकते थे कि वो कितने पॉपुलर थे। जो विनोद खन्ना थे, जो भारत के एक मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने जो आखिरी 4 साल का अपना जो समय था वो उनके आश्रम में ही बिताया था। और उनके आश्रम में सिर्फ उन्होंने समय ही नहीं बिताया, वहां पे माली का काम किया, यहाँ तक कि झूठे बर्तन धोने तक का काम किया। वैसे काफी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा या उनका नाम सुना होगा, परंतु काफी ऐसे लोग भी हैं जो उनका नाम पहली बार सुन रहे हैं या कभी कभी सुना है, तो उनको मैं बता देता हूँ। वो गुरु थे ओशो रजनीश। Beggars cannot come to me. Poor people cannot come to me. The gap is too big. वैसे ओशो रजनीश के बारे के अंदर बताना काफी मुश्किल है, परंतु वो कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी स्टोरी के बारे में जानकारी दी जाए और जितना हो सके उनकी जो जीवनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उनकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके ये पूरी समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। So it is natural. I am the rich man's guru. ओशो रजनीश के अंदर ऐसा क्या था कि आज भी लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं? क्या वाकई में वो एक दार्शनिक थे या विचारक थे? इस वीडियो को देखोगे तभी जाके समझ में आएगा। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के बरेली के कुचवाड़ा के पास में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रमोहन जैन। चंद्रमोहन के पिता का नाम बाबूलाल था और माता का नाम था सरस्वती जैन, जो कि तेरहपंथी दिगंबर जैन थे। जीवन के शुरुआती काल यानी बचपन से ही चंद्रमोहन काफी सरल और गंभीर स्वभाव का था, परंतु जब युवा अवस्था तक आने तक चंद्रमोहन पूरी तरह से एक नास्तिक बन गया। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर या परलोक को नहीं मानता हो। उस वक्त चंद्रमोहन ने अपना नाम बदलकर रजनीश कर दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर से ही करी और जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक फिलोसफी के लेक्चरर बन गए। कुछ समय तक के लिए रजनीश आरएसएस में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधाराओं पर देश के अंदर प्रवचन देना शुरू कर दिया। वो लोगों को अपना खुद का दर्शन समझाने लगे। वह जगह जगह पर 10-10 दिन का शिविर आयोजित करते थे। इन शिविरों के अंदर वो धार्मिकता, समाजवाद, राजनीतिक विचारधाराओं पर आलोचना करते थे। इसी दौरान उनका जो नाम रजनीश था उससे ओशो रजनीश हो गया। ओशो का अर्थ होता है वह जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान रजनीश के नाम से भी जाना जाने लगा। 1974 के अंदर पुणे के अंदर ओशो ने एक आश्रम खोला और उसके अंदर कई तरह की थेरेपी शुरू की, जिसके बाद उनके जो शिष्य थे उनके अंदर विदेशियों की जो संख्या थी वो काफी बढ़ने लग गई। उस आश्रम को ओशो इंटरनेशनल मेडिसिन रिसोर्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। 1980 में उस समय की सरकार से मतभेद हो गया ओशो का। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। तब वो 5-6 साल अमेरिका के अंदर ही रहे। अमेरिका के अंदर ओरेगन के अंदर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी। ये जो अमेरिका के अंदर आश्रम था ओशो का, वो 65,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ था, जो कि मैंने पहले ही बताया था। ओरेगन में जो ओशो के शिष्य थे उन्होंने आश्रम को रजनीशपुरम नाम के शहर के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहा, लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोग थे और सरकार थी उसने इस चीज का विरोध किया और 1985 के अंदर ओशो वापस भारत आ गए। भारत आने से पहले जो ओशो अमेरिका के अंदर रहते थे जिस जगह पर, उसको रजनीशपुरम कहा जाता था। वो आश्रम इतना बड़ा था कि वहां एक साथ में 25,000 लोग बैठ सकते थे। इसके अलावा रजनीशपुरम में हाई क्वालिटी की होटलें थी, वहां उनकी अपनी पुलिस थी, अपना न्यायालय था और अपना हॉस्पिटल भी था। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और एक हवाई अड्डा भी बनाया गया। वैसे वो जमीन पहले बंजर थी, परंतु अनेक अनुयायियों ने उस जमीन को सुख सुविधाओं से लैस कर दिया। यहाँ लगभग 7,000 लोग रहते थे। ओशो का जो ज्ञान था वो पारंपरिक भारतीय विचारधारा से बिल्कुल अलग था। उनके जितने भी अनुयायी थे वो सभी विदेशी अमीर थे और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग थे। ओशो के पास में दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रोल्स रॉयल्स की लगभग 90 गाड़ियां थी। इन्हीं महंगी कारों और शानदार जिंदगी जीने के तरीकों की वजह से हमेशा वो चर्चाओं में रहे। उस समय के जो सुपरस्टार अभिनेता थे विनोद खन्ना, उन्होंने भी जो अपने जिंदगी के जो आखिरी 4 साल थे उनके पास ही सन्यासी के रूप में बिताए थे। विनोद खन्ना ने ओरेगन में जो आश्रम था वहां पर माली का काम भी किया था और यहाँ तक कि वहां पर जो झूठे बर्तन थे उनको धोने का काम भी किया था। ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने जितने भी प्रवचन दिए थे उन सबको रिकॉर्ड करवाया था उन्होंने। आज जो मार्केट के अंदर जो ओशो की किताबें हैं वो उनकी जो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर ही प्रिंट की गई है। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। वे धार्मिक कर्मकांड या व्रत पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि जीवन ही प्रभु है
ओशो के अनुसार संसार में समाधि का पहला अनुभव ही शारीरिक संबंध है। उसी की वजह से उनके आश्रम में शारीरिक संबंध बनाने में किसी को कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि उनके आश्रम में जो भी नए सदस्य जुड़ते थे उनका HIV टेस्ट कंपलसरी था। उनके जितने भी शिष्य थे वो उनकी इच्छा के अनुसार अपना पार्टनर चेंज कर सकते थे। इन कारणों की वजह से भी उन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता था। जब अमेरिकी पुलिस FBI ने रजनीशपुरम की जांच कराई तो उन्होंने ओशो को 35 आरोपों के साथ में गिरफ्तार किया। उनके ऊपर उस टाइम पे 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही उनको अमेरिका छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की भी सजा सुनाई गई। अमेरिका के अलावा भी 21 देशों के अंदर ओशो का आने पर प्रतिबंध था, जिनमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, UK ये मुख्य देश थे। 1985 के अंदर वो वापस भारत आ गए और भारत आने के बाद में वो नेपाल चले गए। कुछ समय नेपाल के अंदर बिताने के बाद में 1987 के अंदर वो वापस अपने आश्रम पुणे के अंदर लौट आए। 19 जनवरी 1990 को हार्ट अटैक की वजह से ओशो रजनीश की मौत हो गई, परंतु आज भी जो ओशो की मौत हुई वो रहस्यमयी है। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो के लेखक अभय वेद के अनुसार 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम में डॉक्टर गोकुल गोकड़ी को बुलाया गया, परंतु उन्हें ओशो के पास नहीं जाने दिया गया। कई घंटों के बाद में ओशो की मौत की जानकारी डॉक्टर को दी गई और उन्हें डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला गया। वैसे ओशो के आश्रम के अंदर अगर किसी भी सन्यासी की मौत हो जाती थी तो उससे उत्सव की तरह मनाया जाता था, परंतु खुद ओशो की मौत के बाद सिर्फ उनको 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि ओशो की जो माँ थी वो भी आश्रम में रहती थी, परंतु उनको भी उनकी मौत के बाद बताया गया। जितनी ओशो की जिंदगी रहस्यमयी थी उससे भी ज्यादा उनकी जो मौत हुई वो रहस्यमयी थी। कैसी लगी दोस्तों ओशो रजनीश की जानकारी, आप कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट के अंदर ये भी जरूर बताना कि ओशो की जो विचारधारा थी वो वाकई में सही थी या गलत थी, क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आपकी राय कमेंट में बताना। और इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।